हेलो नमस्कार वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग सो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन इन पंजाब जो है हम कवर कर रहे थे। डीएसई जो है मैंने आपको कवर करवा दिया था। आज हम बात करते हैं पीएसईबी के बारे में, फुल फॉर्म और ये इसका एक्ट क्या है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी चीजें, एटलीस्ट जो टॉपिक्स मैं करवाती हूँ वो वाले। अगर पीएसईबी की बात करें तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड किसके अंडर आया था? पंजाब स्कूल्स एजुकेशन बोर्ड एक्ट के अंडर आया था 1969 में। इसको अगर हम देखें तो ये एक्ट नंबर 24 है 1969 का। ठीक है, वो इसमें डॉक्यूमेंट के नीचे भी आपको लिखा मिलेगा। अगर आपका मन हो या टाइम हो तो ये डॉक्यूमेंट से गो थ्रू कर लीजिएगा। एक्ट नंबर 24 1969, बिकॉज स्कूल एजुकेशन के लेवल का एग्जाम दे रहे हैं हम, प्रिंसिपल लेवल का। आपको स्कूल एजुकेशन, क्योंकि जितने भी स्कूल्स हैं आपके गवर्नमेंट स्कूल जहां आप लोग टीचर्स हैं, वहां पे क्या है, ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ही है। उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे डिटेल में पता होनी चाहिए। 25 सेक्शंस हैं, जैसे मैं हर एक्ट के बारे में बताती हूँ आपको इन जनरल पूरा ओवरव्यू, वैसे ही बात करेंगे। ऑल्दो इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे जहां जहां जरूरत होगी। हर एक्ट में मैं आपको बताती हूँ शॉर्ट टाइटल और डेफिनेशंस, पहले 2 सेक्शंस रहते हैं। शॉर्ट टाइटल में उस एक्ट का पूरा नाम दिया होता है और डेफिनेशंस में उस एक्ट में यूज होने वाले जो वर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड चीजें बताई गई होती हैं। तीसरी बात है एस्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बोर्ड। इसमें इन्होंने बताया कि इनकॉर्पोरेट करना है ये बोर्ड। ठीक है, तो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड एक्ट के अंडर ये बोलना चाह रहे हैं कि आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड जो है वो बनाइए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड, जिसमें बताया जाएगा कि कौन कौन होना चाहिए, मतलब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर्स कहां से आएंगे, कौन से होंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशन यहां बताया गया और वो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, आपको याद रखना पड़ेगा। टर्म ऑफ ऑफिस बताई गई फिर कि चेयरमैन की, वाइस चेयरमैन की या मेंबर्स की कितनी टर्म ऑफ ऑफिस होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अगर अपॉइंट होना है। वैकेंसीज कैसे फिल होंगी, डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाएगा, क्या क्या सर्कमस्टांसिस के अंडर कोई भी मेंबर जो है उसको ऑफिस खाली करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन के थ्रू अगर वो देना चाहें तो रेजिग्नेशन किसको देंगे, वो 10th सेक्शन में। तो ये सेक्शंस है 1 2 3 4 5 6 9 10, तो इनको याद रखना है आपने, एटलीस्ट जो मेजर मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रही हूं वो वाले। 11वां है हेडक्वार्टर्स ऑफ द बोर्ड कहां होंगे, मीटिंग ऑफ द बोर्ड, ऑफिसर्स कौन कौन होंगे, पावर्स और ड्यूटीज क्या क्या है चेयरमैन वाइस चेयरमैन की, सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, और एम्प्लॉइज अगर अपॉइंट करने तो वो कैसे होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी उनकी सर्विस की। फिर 16 सेक्शन बोलता है कि एडमिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन टू प्रिविलेजेस ऑफ बोर्ड। प्रिविलेजेस थोड़े से एक्स्ट्रा मिल जाते हैं यहाँ पे अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन प्रिविलेजेस ऑफ बोर्ड में शामिल है तो। पावर्स एंड फंक्शंस बोर्ड की क्या होंगी वो बताया गया। पावर्स ऑफ बोर्ड टू सेटअप कमिटीज, कमिटीज को सेटअप करने के लिए क्या क्या पावर होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा बोर्ड फंड का, यानी बोर्ड का भी एक अपना फंड बनाया जाएगा, उसको कौन संभालेगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। डेलीगेशन क्या हो जाता है जब आप कोई भी एक एब्सेंट है, मान लो चेयरमैन एब्सेंट है, चेयरमैन की एब्सेंस में वाइस चेयरमैन उन ड्यूटीज को जो है संभालेगा, यानी कि वाइस चेयरमैन क्या होगा, साइनिंग अथॉरिटी होगा। ठीक है, वो साइनिंग अथॉरिटी तो होंगे लेकिन वो वाइस चेयरमैन तो नहीं बन जाएगा ना सिर्फ साइन करने से, राइट। तो वो जब आप ट्रांसफर करते हैं ऐसे ड्यूटीज को तो उस टाइम पे कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस के साथ आती हैं, ये बात जो है डेलीगेशन में बोली गई। कंट्रोल ऑफ द स्टेट बोर्ड कितना होगा इसके ऊपर, कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कितना होगा बोर्ड पे। प्रोटेक्शन फॉर एक्ट्स डन एटसेट्रा इन गुड फेथ, तो गुड फेथ में जो आप काम करेंगे उनको, उन एक्ट्स का जो आपने एक्शन लिया है उसके लिए आप कैसे प्रोटेक्टेड रहेंगे। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, पावर ऑफ बोर्ड टू मेक रेगुलेशंस, रिपील एंड सेविंग्स, जिसमें बताया गया कि कौन सा एक्ट रिपील करके ये वाला एक्ट जो है लाया गया। ठीक है जी, अब इनको एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले 3 सेक्शन मैंने आपको डिटेल में बताए। सेक्शन 4 और 5 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 4 क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीएसईबी। सेक्शन 4 में ये मेंशन है,
सेक्शन 5 में क्या होगा कि जो चेयरमैन वगैरह हैं उनकी क्या रहेगी, उनकी टर्म ऑफ ऑफिस जो है वो मेंशन रहेगी। सो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वाइस चेयरमैन होंगे और मेंबर्स होंगे। लेकिन मेंबर्स की फर्दर बात करें तो दो तरीके के मेंबर्स होंगे, एक नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे। अगर इनमें फर्दर बात करें तो एक्स ऑफिशियो में कौन आ जाते हैं, वाइस चांसलर आ जाएंगे सभी यूनिवर्सिटीज के, और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन पंजाब, जो मैंने आपको बताया था डीपीआई, ईई और एसई दो बताए थे, ठीक है, तो वो आ जाएंगे। नॉमिनेटेड में कौन कौन आएंगे, 5% जो है इनमें से, जो ये ब्रैकेट में मेंशन्ड है, कोई भी 5 इनमें से आप ले सकते हैं, जैसे जो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं, पंजाब एजुकेशन सर्विस जो क्लास 1 की सर्विस है उनका कोई मेंबर, डीओज जो होंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन सा हेड, यानी एक प्रिंसिपल जो है कॉलेज ऑफ एजुकेशन का होना चाहिए और एक प्रिंसिपल आर्ट या साइंस कॉलेज का होना चाहिए, एक हेड स्कूल का हेड होना चाहिए, हाई स्कूल का हेड, और एक हायर सेकेंडरी का हेड। यानी 4 तो इन्होंने कंपलसरी बता दिया कि ये तो होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने इसमें से एक और लेना है तो आप प्रिंसिपल ऑफ कॉलेजेस में से, डीओज में से, इनमें से ले लीजिए। ऐसी सिचुएशन है कि 5 तो होंगे ही। एमिनेंट स्कॉलर, राइटर और साइंटिस्ट होगा कोई भी एक, और जो लीगल रिमेम्बरेंसर हैं, यानी कि जो एडवोकेट जनरल है वो यहाँ पे हो सकते हैं, या कोई और भी बंदा हो सकता है जो कि लॉ से जुड़ा हुआ हो। अगर इनको अप्लाई करने की बात करें तो कौन इनको बनाएगा, मतलब कौन नॉमिनेट करेगा, या चेयरमैन को कौन अपॉइंट करेगा, वाइस चेयरमैन तो वो कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो निकालेगी कि हाँ इनकी पोस्ट जो है वो खाली है या जो भी, सो वो एक क्या होगा, पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन हर एक मेंबर की निकलनी चाहिए, हर एक वैकेंसी की यहाँ पे निकलनी चाहिए। अगर हम सेक्शन 5 की बात करें सो वो मेंशन करेगा टर्म ऑफ ऑफिस। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें तो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की टर्म रहेगी 3 साल, मेंबर्स की टर्म रहेगी 2 साल। सो ये याद रखिएगा। ये 4 और 5 सेक्शन हो गए। छठे सेक्शन में मेंशन है क्वालिफिकेशंस कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की क्वालिफिकेशन क्या होगी। सो किसी भी गेजेटेड पोस्ट पे उन्होंने 15 साल नौकरी करी हो कम से कम, ठीक है, तो वो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर की हो। सो बेसिकली जो भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के, उनमें जितनी भी हायर पोस्ट हैं, चाहे वो एजुकेशन लेवल पे हो चाहे किसी भी लेवल पे हो, उसके लिए आपको इसमें सर्विस में होना जरूरी है। सो आपको गवर्नमेंट सर्विस में होना जरूरी है, अदरवाइज जो है चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको अपॉइंट किया जाए। सो मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उन 20 सालों में से 5 साल आप जो है प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार या हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हों, तब जाके आप चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए क्या है, एलिजिबल हैं। बेसिकली थोड़ा आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन होंगे ये चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। डेपुटेशन पे अगर किसी को भेजा जाता है तो उस टाइम पे ये दोनों चीजें मैटर नहीं करती। ये जो चीजें यहां मैंने अभी बताई कि ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर ये स्टेट गवर्नमेंट किसी को डेपुटेशन पे भेजती है कि आप डेपुटेशन पे चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बन रहे हैं, उस टाइम पे जो है ये क्वालिफिकेशंस की जरूरत है नहीं, तो वो टेक कौन लेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी। फिलिंग ऑफ वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी कैसे भी हो सकती है, किसी की डेथ हो गई, रिजाइन कर दिया, रिमूव कर दिया, डिस्क्वालीफाई हो गए, वट एवर इट इज। तो जो चीजें मतलब अगर वो वैकेंसी हो गई वहां पे, सो उसको फिल करने के लिए किसी भी इंसान को अपॉइंट किया जा सकता है। मान लो किसी के बीच में, सेशन के बीच में कोई डेथ हुई या सेशन के बीच में रिजाइन किया, मान लो 3 साल की टर्म थी और 1 साल जो है चेयरमैनशिप में उस इंसान ने पूरे कर दिए थे और उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई हो गए किसी वजह से, ठीक है। सो जो भी अपॉइंट किया जाएगा वो बचे हुए 2 साल के लिए ही अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन है, जो पहले लगा हुआ था इंसान, उसके अनएक्सपायर्ड पोर्शन में जो है इसको डाला जाएगा। सेक्शन 5 में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 3 साल और 2 साल की टर्म होती है। सो इस तरीके से जो है फिलिंग वैकेंसी होगी कि आप वही सेम प्रोसीजर वही रहेगा कि आप पहले नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको अपॉइंट करेगी। सो वो सारी चीजें रहेंगी, बट वो टाइमिंग ज्यादा जानना जरूरी है कि अगर 2-3 में से 1 साल की टर्म वो इंसान पूरा करके गए तो 2 साल के लिए ही अगला बंदा अपॉइंट होगा।
डिस्क्वालिफिकेशंस की बात करें तो कोई भी जगह पे मतलब चाहे आप नॉमिनेटेड है, अपॉइंटेड है, कैसे भी मेंबर है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप किसी चीज में इन्वॉल्व पाए जाते हैं जहां पे इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, इंटरेस्ट इन द सेंस कि आपने किसी को ठेका पे पैसे लेके जो है बुक्स पब्लिश करवा दी कि पर्टिकुलर इसी पब्लिकेशन हाउस को दी जाए, राइट। सो वो वहां पे क्या है कि जहां पे भी आपका इंटरेस्ट हो या आपसे रिलेटेड कोई पर्सन, कि मान लो आप मेल हैं तो आपकी वाइफ ने कोई चीज, आपकी वाइफ को कहीं पे बेनिफिट दिख रहा है, यानी वो जो रिश्वत वाली चीज है रो लैंग्वेज में, वो अगर कहीं पे दिखी या आपका इंटरेस्ट दिखा उसमें या आपके किसी रिलेटेड ट्रस्टेबल पर्सन का इंटरेस्ट दिखा, तब आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। एनी बुक पब्लिश्ड फॉर यूज इन एन इंस्टीट्यूशन, तो मान लो शेयर ऑफ या शेयर या इंटरेस्ट है आपका किसी बुक, जो बुक पब्लिश की गई है किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, उसमें से आपने कुछ हिस्सा ले लिया, राइट। या कोई भी फर्म एंगेज्ड है प्रिंटिंग में, पब्लिशिंग में, प्रिपरेशन किसी भी बुक की करने में, सो वो आपका वहां पे हिस्सा है कहीं, सो वो सारी चीजों में एक टाइम पे आप क्या हो सकते हैं, डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन जब मान लो आप बुक के चक्कर में डिस्क्वालीफाई हुए कि आपका बुक में इंटरेस्ट था या शेयर था, सो उसमें क्या हो जाएगा कि जिस दिन वो बुक पब्लिश हुई है, ठीक है, मान लो एक्स डेट को वो पब्लिश हुई, सो उस एक्स डेट से लेके 10 साल बाद तक आप जो है डिस्क्वालीफाइड रहेंगे, उसके बाद वो डिस्क्वालिफिकेशन सीज हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी सिचुएशन में ये क्वेश्चन उठता है कि कोई भी मेंबर, कोई भी इंसान या कोई पर्सन एलिजिबल है मेंबरशिप के लिए, यानी मेंबर बनने के लिए, या फिर डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, तो जहां डिस्प्यूट होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा कि अब क्या करें, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का जो है वो टेक रहेगा। 9th सेक्शन की बात करें तो सर्कमस्टांसेस अंडर विच अ मेंबर शैल वैकेट ऑफिस, तो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में किसी भी मेंबर को ऑफिस खाली करना पड़ेगा। एक तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है आपकी, तो आपको खाली करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, अगर सेक्शन 8 के अंडर आप डिस्क्वालीफाई हुए किसी चीज की वजह से, तो खाली करना पड़ेगा। या फिर आप किसी भी 3 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से अगर चेयरमैन की परमिशन के बिना एब्सेंट हैं, तो आपका ऑफिस स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वैकेंट घोषित कर देगी, ठीक है जी। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्ड याद रखिएगा, 3 कॉन्जिक्यूटिव बोर्ड मीटिंग से आपको एब्सेंट नहीं होना है विदाउट परमिशन। सेक्शन 10 आपका खुद का मन है रिजाइन करने का, तो कोई भी मेंबर अगर रिजाइन कर रहा है तो वो चेयरमैन के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा रेजिग्नेशन, और अगर चेयरमैन ही रिजाइन कर रहा है तो वो डायरेक्ट उसी के थ्रू ही कहां जाएगा, गवर्नमेंट ऑफिस में जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगी स्टेट गवर्नमेंट रेजिग्नेशन, आपका ऑफिस जो है वो वैकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये रेजिग्नेशन का प्रोसेस रहेगा। अगर 11th की बात करें तो हेडक्वार्टर्स की बात है। हेडक्वार्टर्स जहां स्टेटमेंट नोटिफाई करेगी वहां हो, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वहां हेडक्वार्टर्स होंगे। फिलहाल के लिए हेडक्वार्टर्स कहां है आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आता है मीटिंग ऑफ बोर्ड, यानी कि ये 12th सेक्शन में आ गया हमारे पास। अगर चेयरमैन एब्सेंट है तो उनकी एब्सेंस में वाइस चेयरमैन जो है किसी भी मीटिंग को लीड करेंगे, ये चीज याद रखनी है। दूसरी, लीड करना इन द सेंस प्रिसाइड करेंगे, कि वो हेड होंगे, वो वहां पे साइनिंग अथॉरिटी होंगे, ठीक है। दूसरा, 1/3 जो है कोरम हमें चाहिए, कि अगर मान लो 15 लोग हैं मीटिंग में, सो 15 का 1/3 क्या हो जाएगा, 5 लोग, ठीक है। सो 5 लोग मिनिमम, 5 मेंबर्स जो है मिनिमम मीटिंग में होने जरूरी हैं, तब जाके जो है वो मीटिंग होगी। अगर 5 से कम मेंबर्स हैं तो वो मीटिंग नहीं होगी। 5 से कम मतलब 1/3 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। वोटिंग का जो राइट है वो सबको होगा ऑब्वियसली, लेकिन मान लो 14 मेंबर आए थे और उन 14 में से 7-7 की इक्वलाइजेशन हो गई, यानी इक्वल वोट्स मिले किसी टॉपिक पे, तो जो वो एक्स्ट्रा वोट कास्ट करने, यानी उसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट, तो वो कास्टिंग वोट किसके पास होगा, उस टाइम पे जो हेड होगा या मीटिंग को प्रिसाइड कर रहा होगा, चाहे वो चेयरमैन हो चाहे वो वाइस चेयरमैन हो, ठीक है। सो वो एडिशन, मतलब उनका वोट यहाँ पे है ऑलरेडी, उन्होंने भी वोट दिया था एज ए मेंबर, सो एज ए मेंबर वोट देने के बाद अगर यहाँ पे मान लो 6 और 7 होता तो हमें कास्टिंग वोट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इक्वल हो रहा है तो हमें कास्टिंग वोट की जरूरत पड़ेगी, जो कि हेड या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक तरीके से है वो करेगा। फर्दर अगर बात करें सो अ कॉपी, जो जितनी भी मीटिंग्स होंगी उनकी कॉपी जो है कहां जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी, और ये काम किसका रहेगा, वो सेक्रेटरी का रहेगा, ठीक है जी। सो कोई भी चीज है और स्टेट गवर्नमेंट हमेशा इंटरफेयर कर ही सकती है, वो हमें पता ही है। फिर आता है सेक्शन 13 ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड, तो ये होंगे ऑफिसर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरी या कोई भी अदर बोर्ड ऑफिसर जो कि अपॉइंट किया गया है बोर्ड के द्वारा, तो ये जो है ऑफिसर्स में इंक्लूड किए जाएंगे। मेंबर्स को यहां मेंशन नहीं किया गया, ये ध्यान रख लीजिएगा।
पावर्स और ड्यूटीज की बात करें चेयरमैन वाइस चेयरमैन की, तो चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। सारी की सारी पावर्स या जो एक्ट बनाया गया है उसमें जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो अप करने के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी, चेयरमैन की, और वही फैसले लेंगे। इमरजेंसी के टाइम पे वो फैसला ले सकते हैं, लेकिन उस फैसला जो उन्होंने लिया है, एक्शन जो लिया है उन्होंने, वो बाद में क्या करेंगे, मीटिंग, जो बोर्ड की मीटिंग होगी उसके सामने वो चीज वहां पे रखेंगे, उसकी रिपोर्ट रखेंगे कि जब तक मीटिंग नहीं हुई थी और ये फैसला इमरजेंसी में लेना पड़ा, तो वो मीटिंग की के पास जो है वो रिपोर्ट जाएगी जो कि इमरजेंसी में लिया गया एक्शन था चेयरमैन के द्वारा। वाइस चेयरमैन जो है वो क्या करेगा, असिस्ट करेगा चेयरमैन को। अपॉइंटमेंट की बात करें, सेक्रेटरी, अदर एम्प्लॉयज या कोई भी और टर्म्स एंड कंडीशंस की, तो सेक्रेटरी, पहला सेक्रेटरी जो होगा यानी 1969 में जो अपॉइंट किया गया, फर्स्ट सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। उसके बाद जो है सेक्रेटरी बाद में बोर्ड मेंबर्स, बोर्ड ही क्या करेगा, अपॉइंट करेगा। ठीक है। अगर हम बात करें तो सेक्रेटरी एक प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहेगा। जितने भी मैटर्स हैं जो बोर्ड मीटिंग में चीजें होंगी उनको ऑथेंटिकेट करने का काम, उनको पेपर पे लाने का काम जो है वो किसका रहेगा, सेक्रेटरी का रहेगा। ठीक है जी। और वो जो भी मतलब वो प्रेजेंट रहेंगे हर एक बोर्ड मीटिंग में, और बोर्ड मीटिंग में बोलने का हक उनको है। वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, जितने भी वो प्रेजेंट करेंगे एनुअल एस्टिमेट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, तो जितनी भी बैलेंस शीट वगैरह सारी चीजें हैं वो प्रेजेंट करेंगे। बेसिकली जो ऑफिशियल लिखत पढ़त का काम है वो किसका रहेगा, सेक्रेटरी का रहेगा। कस्टडी जो है, बोर्ड फंड की कस्टडी भी सेक्रेटरी के पास रहेगी। बोर्ड फंड अभी आने वाले सेक्शन में हम पढ़ेंगे। जितनी भी देर मीटिंग चली, मीटिंग में क्या क्या चीजें हुई, तो हर मीटिंग की रिपोर्ट जो है वो किसको देंगे, स्टेट गवर्नमेंट को एक कॉपी भेजेंगे। और बाकी और फंक्शंस, अगर कोई चेयरमैन ने कोई और काम उनको सौंपा है तो वो काम भी वो करेंगे। बोर्ड जो है अपने काम के लिए कोई और एम्प्लॉय भी अपॉइंट कर सकता है अगर उनको लग रहा है किसी में जरूरत है तो। 16 सेक्शन की बात करें तो एडमिशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू प्रिविलेजेस ऑफ बोर्ड। सो कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो आउटसाइड द स्टेट है या इनसाइड द स्टेट है, वो अप्लाई कर सकता है प्रिविलेजेस ऑफ बोर्ड के लिए। या फिर इससे पहले जो पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी था, जिसके अंडर रिकग्निशन मिलती थी, तो वो स्कूल्स को, जब तक ये 1969 तक, मतलब 1947 से 69 तक भी तो कुछ था ना, तो तब उनके अंडर अगर उसको कैंसिल नहीं किया गया, किसी स्कूल की या किसी इंस्टीट्यूशन की रिकग्निशन को कैंसिल नहीं किया गया है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी को प्रिविलेजेस ऑफ बोर्ड मिल गया, यानी वो शामिल हो गया कोई इंस्टीट्यूशन, और बोर्ड उसकी जो हरकतें हैं या जो उनका काम है, या जिस वजह से मतलब थोड़ा सा एक लेवल अप करना पड़ेगा ना उन इंस्टीट्यूशंस को, सो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है उनसे, तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं ये प्रिविलेजेस ऑफ बोर्ड। लेकिन शो कॉज नोटिस दिखाना पड़ेगा कि गवर्नमेंट, ये बोर्ड पहले उनको भेजेगा नोटिस कि आप लोगों को प्रिविलेजेस ऑफ बोर्ड से हम हटा रहे हैं, ये रीजन है, क्यों आपके ऊपर एक्शन ना हो वो बता दीजिए, तो वो अपनी सफाई फिर पेश करेंगे। पावर्स और फंक्शंस दे रखी हैं सेक्शन 17 में कि बोर्ड का काम क्या क्या रहेगा। वो मेरे से ज्यादा शायद आप लोगों को पता होगा कि सिलेबस जो है वो प्रिस्क्राइब करना, कोर्सेज करवाना, टेक्स्ट बुक्स देना, ठीक है, उन टेक्स्ट बुक्स को प्रिंट करवाना, एग्जाम्स कंडक्ट करवाना जो है, और बाकी चीजें करना, री एग्जामिनेशन जो होते हैं वो कंडक्ट करवाना, करिकुलम बनाना, तो ये सारे के सारे काम जो हैं वो बोर्ड के रहेंगे। स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाना, मेडल्स देना, प्राइज देना, वो सारे ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, या तो इनको, ये मैंने डायरेक्ट एक्ट से ही उठा रखे हैं, एक बार इनको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। सो ये सारे के सारे काम किसके रहेंगे, बोर्ड के रहेंगे। अगर हम देखें पावर्स ऑफ बोर्ड टू सेटअप कमेटी, तो पावर होती है बोर्ड के पास कमेटी सेटअप करने की, बट दो कमेटीज इन्होंने ऑलरेडी सेक्शन में यहां पे ही मेंशन कर रखी हैं। एक है फाइनेंशियल कमेटी, दूसरी है एग्जामिनेशन कमेटी, कि ये दो कमेटीज तो होंगी ही होंगी। ठीक है। फाइनेंशियल कमेटी में एक चेयरमैन होगा, 4 पर्सन होंगे इलेक्टेड बाय मेंबर्स, खुद में से ही वो मेंबर्स इलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मल मेंबर्स जो है वो नोटिफाइड थे या तो नॉमिनेटेड थे या फिर एक्स ऑफिशियो थे। अब वो नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मिलके 4 लोग इलेक्ट करेंगे कि कौन फाइनेंशियल कमेटी में होना चाहिए। सेक्रेटरी, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी है पंजाब गवर्नमेंट का, वो रहेगा इसमें। वो हो सकता है सरकार उसको नॉमिनेट करे। एग्जामिनेशन कमेटी में कौन कौन रहेगा, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 2 वाइस चांसलर्स होंगे जो कि बोर्ड खुद नॉमिनेट करेगा, और एक डीपीआई होंगे पंजाब के। ठीक है जी।
फिर आता है हर कमेटी जो है वो अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको, बोर्ड को सबमिट करेगी। जो भी डिसीजन उनको लग रहा है कि ठीक है तो उनकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट बोर्ड के सामने की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड फंड की बात करें तो बोर्ड फंड बनाने की बात इन्होंने की। इन्होंने बोला कि उस बोर्ड फंड का अकाउंट एसबीआई में या किसी भी और बैंक में जो कि गवर्नमेंट सजेस्ट करे उसमें होना चाहिए। अगर उस टाइम पे मतलब इमीडिएटली अगर पैसे की जरूरत नहीं है बोर्ड को और बोर्ड के पास पैसा है तो इमीडिएट एक्सपेंडिचर अगर नहीं है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या फिर बैंक में उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको इमीडिएट जरूरत नहीं है तो आप उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है जी। सेक्शन 20 डेलीगेशन, जो मैंने आपको बताया था कि डेलीगेशंस जो भी होंगे वो सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन और कंडीशंस होते हैं, ऐसा इस सेक्शन में मेंशन्ड है। 21 सेक्शन की बात करें तो कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ओवर बोर्ड, तो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा क्योंकि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि कोई चीजें गड़बड़ हो रही हैं या उनको कोई रिपोर्ट चाहिए तो वो कभी भी कोई भी रिपोर्ट मांग सकती हैं। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो चीजें जो है वहां से मांग सकती हैं कि ये रिपोर्ट सबमिट कीजिए। ठीक है। अगर किसी पॉइंट पे लग रहा है कि ये बोर्ड जो है फेल हो रहा है या काम नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे ये बोर्ड को क्या करेंगे, वो उसके ऊपर सुपरसीड करके एक और इंसान लेके आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है। सो इस पीरियड मतलब जब भी वो होगा और ये जो फैसला वो लेंगे कि बोर्ड ही काम नहीं कर रहा, आप सारे बोर्ड को ही खाली कर रहे हैं, तो उसी टाइम पे क्या करेंगे, जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, वो सब के सब जो है रिजाइन करेंगे और वैकेट रहेगा वो ऑफिस उस टाइम के लिए। जब बोर्ड इज सुपरसीडेड अंडर सबसेक्शन 5, यानी इस सेक्शन में ये चीज मेंशन थी जो मैंने आपको बताई, और उस सेक्शन के अंडर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हो सकते हैं। पहला तो यही रहेगा कि सारे बोर्ड मेंबर्स जो हैं या कमेटीज जो हैं वो सारे के सारे ऑफिस खाली कर देंगे। दूसरा रहेगा कि उनकी जितनी भी पावर्स हैं या जो काम वो कर रहे थे वो चेंज हो जाएंगी। एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो सारी ड्यूटीज और काम जो है बोर्ड के उस दौरान देखेगा जब तक कि वो इंक्वायरी चल रही है। ठीक है। सो ये सारी चीजें मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है काफी हद तक बोर्ड पे कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। फिर आता है 22 प्रोटेक्शन फॉर एक्ट्स डन फॉर गुड फॉर एक्सेप्ट इन गुड फेथ, कि आपने कोई अच्छे काम करने के लिए किया है तो कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो वहां पे गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं होंगी, क्योंकि आपने वो जो प्रोविजंस हैं उनको कंप्लीट करने के लिए गुड फेथ में कोई डिसीजन लिया है तो उसके लिए कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। ये प्रोटेक्शन है। बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी ऑर्डर या डिसीजन जो कि बोर्ड ने दिया है या उसकी कमेटीज ने दिया है, या मान लो बोर्ड हट गया था और एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ उसने दिया है, तो जब अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए आपने कोई डिसीजन दिया है तो आप उसको कोई किसी भी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ये इस एक्ट में ही मेंशन कर दिया इन्होंने। फिर आता है 24 की बोर्ड की पावर्स क्या क्या है रेगुलेशंस बनाने के लिए, कि वो क्या क्या रूल्स बना सकते हैं। तो वो रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशंस जो हैं अकॉर्डिंगली जो उनको ठीक लग रहा है। तो ये जो चीजें हमने पढ़ी प्रोविजंस में, इन चीजों को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए इन चीजों का बोर्ड जो है रेगुलेशंस अपनी बना सकता है। ये कंक्लूजन है इस चीज का। फर्दर और भी चीजें आपको दिख जाएंगी कि चाहे अगर कुछ गड़बड़ हो रही है कहीं पे, एग्जामिनर से पेनल्टीज लेना, फीस लेना, वो सारे के सारे काम जो है वो इन्हीं के हैं। ये फर्दर और चीजें मेंशन कर रखी, इनको पढ़ लीजिएगा एक बार, सिर्फ एक रीडिंग की जरूरत है, बाकी कोई जरूरत है नहीं। कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, कस्टडी जो है, मैनेजमेंट जो ये सारी बोर्ड फंड की करेंगे। तो वही है कि सारी पावर इनके पास है तो वो बना सकते हैं रेगुलेशंस, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। रिपील पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट 1947, ये याद रखने वाली बात है कि जब ये बना, यानी मैंने आपको बताया ना 1947 से 69 तक भी तो किसी की रेगुलेशंस चल रही थी ना, सो वो पंजाब यूनिवर्सिटी एक्ट 1947 को रिपील करके इसको बनाया गया जो हमारा 1969 का एक्ट है। और उस रिपील करने से पंजाब यूनिवर्सिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। बस उसके अब ये जो काम उनके अंडर होता था अब वो काम किसके अंडर होगा, ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंडर होगा। और पंजाब स्कूल एजुकेशन ऑर्डिनेंस जो लाया गया था 1969 में ही, जैसे ही ये चीजें एक्ट बनी उस टाइम पे इसको भी रिपील कर दिया गया जैसे ही ये एक्ट लागू हुआ। बहुत सारे इनमें क्या क्या हुए, चेंजेस भी हुए। जैसे 1987 में विधानसभा ने जो है बोर्ड को ऑटोनॉमी देने के लिए थोड़ा और अमेंड किया। फर्दर भी अमेंडमेंट्स हुए, कुछ बहुत मेजर अमेंडमेंट्स हुए नहीं है तो आई डोंट थिंक आपको वो करने की जरूरत है। सो ये था पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।